हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने हिंदी सीरीज को शुरू कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट सीयूटी, पीजी हिंदी नेट और टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मैंने जो हिंदी साहित्य की शुरू शुरू करी है, उसमें मैंने आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ाया था। तो ये आज उसका पार्ट 2 वीडियो है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो एक बार उसको जरूर देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आगे पढ़ने से पहले, आगे का टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो उसका थोड़ी सी हम देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण था, उसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। उसमें हमने साहित्य के बारे में पढ़ा था कि साहित्य क्या होता है और साहित्य की क्या क्या परिभाषाएं हैं, शब्दकोश के अनुसार क्या परिभाषा है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या दिया। इन परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हिंदी साहित्य की जो पद्धति है, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो पद्धतियां जो प्रयोग में की गई थी वो कौन कौन सी थी। जैसे कि 4 पद्धतियां होती हैं: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो इन पद्धतियों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और किन किन लेखकों ने कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया है, किसने प्रयोग किया है, उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए किस लेखक ने, किस आचार्य ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। तो उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे गासा ततासी के बारे में हमने पढ़ा था। ठाकुर शिव सिंह सेगर ने किस विधि का प्रयोग करके हुए अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जी हैं, उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया और किस ग्रंथ की रचना की। उन्होंने काल विभाजन किया है, तो उस काल विभाजन का उन्होंने क्या क्या नाम दिया, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके मिश्र बंधु जो थे, जिसमें ये पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। ये 3 भाई थे। इन तीनों को मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था, किस ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी और उसके अपने ग्रंथ में कितने लेखकों को शामिल किया था, उन सभी को जो है हमने पढ़ा था। उन्होंने मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन है वो कैसे किया, उनका क्या क्या नामकरण किया है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो इसी टॉपिक को हम आज से अभी शुरू कर रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से शुरू से ही समझ में आ जाए। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनको सही अर्थों में हम आचार्य मानते हैं, जिसके कारण इनको काल विभाजन का नामकरण इन्होंने किया था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सच्चे अर्थों में समय अवधि सहित पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ काल विभाजन करने की जो परंपरा है वो इन्होंने ही शुरू की थी। इन्हीं को ही हम सर्वप्रथम विद्वान मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ही मानते हैं, जिन्होंने सच्चे अर्थों में जो काल विभाजन किया है। इन्होंने जो अपनी रचना है वो हिंदी साहित्य के नाम से उन्होंने रचित की थी। उसका जो प्रकाशन वर्ष था 1929 ईस्वी था, जिसको नागरणी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह जो ग्रंथ है वो मूल रूप से नागरणी प्रचारणी सभा में प्रकाशित किया गया था। हिंदी जो शब्द सागर है उसकी भूमिका के रूप में इसको लिखा गया था और इसलिए इसको हिंदी साहित्य का विकास के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि में आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं, उन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था और उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या पद्धतियां थी, किस तरीके की समाज की स्थिति थी, कौन कौन सी परंपराएं प्रचलित थी, उन सभी का ही इन्होंने उसमें वर्णन किया है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें इन्होंने 1000 कवियों का विवेचन किया है, जिसके लिए आधुनिक समालोचना पद्धति का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ 4 कालखंडों में विभाजित किया है। एक है वीरगाथा काल, उसके बाद है हमारा भक्ति काल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उत्तर मध्यकाल है और फिर हमारा गद्य काल है, जिसको अलग अलग नामों से सभी आचार्यों ने पुकारा है।
तो वीर गाथा काल है, उसका जो समय रखा गया था वो संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक रखा गया। दूसरा हमारा पूर्व मध्य काल जो है वो 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक रखा गया। तीसरा जो काल है वो उत्तर मध्य काल है, जिसका समय 1700 संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक रखा गया। उसके बाद गद्य काल आता है। तो गद्य काल का जो समय है वो 1900 से लेकर के 1984 विक्रम संवत तक इसका जो समय है वो निर्धारित इन्होंने किया है। तो जो पहला भाग है, जो पहला खंड है, उसको वीर गाथा काल जो इन्होंने नाम दिया था, उसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा। जो प्रथम भाग है वो अपभ्रंश काल या प्राकृत भाषा हिंदी काल नाम से इन्होंने उसको संबोधित किया, जिसका जो समय था वो 1050 से लेकर के 1200 विक्रम संवत इन्होंने रखा था। और उसी का दूसरा जो भाग था वो वीर गाथा काल नाम इन्होंने रखा था। और इसका जो समय है वो 1200 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत इन्होंने इसका समय रखा। दूसरा जो आता है कालखंड वो है पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको इन्होंने चार भागों में विभाजित किया। एक तो पहले जो रखा था वो निर्गुण काव्य धारा यानी कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, और दूसरा जो भाग था इसका सगुण काव्य धारा था। इन्हीं दो धाराओं के फिर आगे चल के दो भाग और कर दिए गए। जैसे निर्गुण भक्ति काव्य धारा था उसको ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा, इन दो धाराओं में बांट दिया गया। और फिर एक दूसरी है जो सगुण काव्य धारा, उसके भी आगे चल के दो भाग किए गए, जो एक रामाश्री काव्य धारा के नाम से और एक कृष्ण काव्य धारा के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा कालखंड आता है वो हमारा आता है गद्य काल या आधुनिक काल, जिसके नाम से इसको जाना जाता है। इसके इन्होंने तीन भाग किए हैं। एक है प्रथम आधुनिक काल, और जिसको भारतेंदु काल के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय काल है द्वेदी युग। तृतीय काल जो आता है वो छायावादी युग के नाम से इसको जाना जाता है। तो डॉक्टर राम कुमार जो वर्मा जी हैं, उन्होंने भी काल विभाजन करने का प्रयास किया है। इनकी जो रचना था, जो इतिहास ग्रंथ था, उसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका जो प्रकाशन वर्ष था यानी कि इसको जो प्रकाशित किया गया था वो 1938 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। राम कुमार वर्मा ने आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी है उनका काल विभाजन जिस तरीके से उन्होंने किया उसी का ही अनुसरण करते हुए भी इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार काल खंडों में विभाजित किया है। काल विभाजन का जो प्रारंभिक काल था उसको क्या रखा इन्होंने, संधि काल नाम दिया गया, जिसका जो समय रखा गया वो 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत तक रखा गया। दूसरा जो कालखंड आता है वो आता है चारण काल, जिसका समय रखा है 1000 विक्रम संवत से लेकर के 1300 विक्रम संवत तक रखा गया। तीसरा हमारा भक्ति काल आता है। भक्ति काल का इन्होंने जो समय रखा वो 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत रखा। चौथा आता है रीतिकाल। रीतिकाल का इन्होंने जो समय रखा वो 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक रखा। और फिर आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय इन्होंने रखा वो 1700 विक्रम संवत से लेकर अब तक का इन्होंने रखा है। यह रचना जो है अधूरी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें केवल आदिकाल और जो भक्ति काल, इन दो कालों का ही विवेचन किया गया है। इन्होंने शुक्ल जी के द्वारा जो प्रतिपादित है यानी कि जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है उसको इन्होंने संत काव्य धारा के नाम से इन्होंने जाना, और जो प्रेमाश्री काव्य धारा है उसको इन्होंने सूफी काव्य धारा के नाम से संबोधित करा है। इन्होंने हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो 750 विक्रम संवत से मांगी है, जिसके कारण अपभ्रंश भाषा के जो कवि थे, जो स्वयंभू हमारे अपभ्रंश काव्य के धारा के जो कवि थे, उसको इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य का पहला कवि इन्होंने माना है। इन्होंने हिंदी छायावाद के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण इनको छायावाद का लघुत्री में इनको शामिल किया जाता है। किसको? राम कुमार वर्मा जी को शामिल किया जाता है। इसके राम कुमार वर्मा जी के बाद हमारे जो आते हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, जिन्होंने भी हिंदी साहित्य के काल विभाजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन्होंने जो रचनाएं रची हैं वो मुख्य रूप से जो इनकी प्रमुख रचनाएं वो रही वो हिंदी साहित्य की भूमिका रही, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी था। दूसरा इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका समय 1952 ईस्वी रहा है। और फिर एक तीसरा ग्रंथ भी इनका मिलता है वो है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, उसका जो समय वो 1952 ईस्वी है।
हिंदी काल विभाजन में इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने चार काल खंडों में विभाजित किया है। जैसे कि जो पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल के नाम से संबोधित किया था। इनका जो समय रखा आदिकाल का वो 1000 विक्रम संवत से लेकर 1350 विक्रम संवत इन्होंने रखा है। उसके बाद जो दूसरा कालखंड है उसका नाम इन्होंने भक्ति काल रखा, जिसका जो समय है वो 1350 विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत रखा। तीसरा कालखंड है वो रीतिकाल है, जिसका इन्होंने समय 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत रखा। और एक आता है आधुनिक काल, जो चौथा हमारा कालखंड है, तो उसको उन्होंने आदिकाल नाम दिया और उसका जो समय रखा वो 1900 से शुरू किया है और अब तक का उसको माना गया है। वो ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक थे। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक अवधारणा को सटीक प्रमाण के साथ उन्होंने खंडन किया है कि इनके ये अवधारणाएं गलत है या सही है, उनका सटीक प्रमाणों के साथ खंडन किया, ऐसे ही नहीं कह दिया है, प्रमाण भी उसके दिए हैं साथ में। और इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को क्या काल नाम दिया, आदिकाल नाम दिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया है। और सभी विद्वानों ने आदिकाल नाम को उसको स्वीकार भी किया है। और हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों का, व्याघातों का युग भी इन्होंने कह करके पुकारा है, क्योंकि आदिकाल में कई रचनाएं हमें ऐसी प्राप्त हुई हैं जिसको उनकी प्रमाणिकता को लेकर के काफी आलोचनाएं हुई हैं, काफी मतभेद हुए हैं। जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि वो मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो गोस्वामी तुलसीदास की प्रशंसा में लिखा गया भी है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास की प्रशंसा में लिखा है। उसके बाद हमारे जो अगले आचार्य आते हैं वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में भी अपना योगदान दिया है। इनकी जो रचना थी वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, जिसको 1965 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो प्रतिपादित ढांचा है उसमें आमूल चूक परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। और काल विभाजन में क्या किया इन्होंने, हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण इतिहास है इन्होंने भी उसको चार काल खंडों में विभाजित किया है। प्रथम जो चरण आता है उसका नाम इन्होंने प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम रखा है। जैसे कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने प्रथम चरण को वीरगाथा काल नाम दिया, उसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दे दिया। और जो गणपति चंद्रगुप्त है उन्होंने उसका जो नाम है वो प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम दिया है। और इसका जो समय है वो इन्होंने 1184 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक इसका समय माना है। दूसरा इनका जो काल खंड विभाजन जो इन्होंने किया वो पूर्व मध्य काल के नाम से किया, जिसका समय 1350 से 1600 ईस्वी तक इन्होंने रखा है। तीसरा जो आता है वो उत्तर मध्यकाल आता है, जिसका समय इन्होंने सन 1600 से लेकर के 1857 ईस्वी तक का उसका समय रखा है। आधुनिक काल का इन्होंने जो समय है वो 1857 से लेकर अब तक का रखा है। गणपति जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने जो जैन कवि थे शालिभद्र सूरी, उसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। उसके बाद हमारे जो आते हैं आचार्य वो डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। और इनका जो इतिहास ग्रंथ का नाम था वो हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1973 ईस्वी रहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को भी चार कालखंडों में विभाजित किया है। नाम उन्होंने वही रखा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था, लेकिन उसमें समय में इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। जैसे इनके अनुसार जो आदि काल था उसका समय इन्होंने 7वीं सती के मध्य से लेकर के 14वीं सती के मध्य तक का इन्होंने समय रखा है।
दूसरा इन्होंने भक्ति काल रखा, जिसमें इन्होंने उसका समय जो निर्धारित किया वो 14वीं सदी के मध्य से लेकर के 17वीं सदी के मध्य तक रखा है। तीसरा जो कालखंड रहा वो रीतिकाल रहा, जिसका समय इन्होंने 17वीं सदी के मध्य से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक रखा है। और चौथा जो कालखंड है वो आधुनिक काल है, जिसका समय इन्होंने 19वीं सदी के मध्य से और अब तक का समय जो वो निर्धारित किया है। आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र ने फिर से जो है 4 कालखंडों में इसको विभाजित किया। इसके मतलब 4 उपभाग कर दिए हैं। पहला है पुनर्जागरण काल, जिसको हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। उसका जो समय रखा वो 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक उसका समय रख निर्धारित उन्होंने कर दिया। दूसरा जो भाग इन्होंने किया वो जागरण सुधार काल नाम दिया, जिसको हम आधुनिक द्विवेदी युग के नाम से भी जानते हैं। और उसका जो समय है वो 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक उसका समय रखा है। तीसरा जो कालखंड आता है वो छायावाद युग आता है, जिसका समय इन्होंने 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी उसका समय निर्धारित कर दिया। चौथा जो भाग आएगा वो छायावाद के काल का भाग है, जिसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक तो आ गया हमारा प्रगति प्रयोग काल, जिसका समय इन्होंने 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी माना है। और दूसरा जो भाग किया वो नवलेखन काल आया है, जो उसका समय इन्होंने 1953 ईस्वी से अब तक का उसका समय निर्धारित इन्होंने कर दिया। हमारे अगले जो आचार्य आते हैं वो डॉक्टर स्वरूप राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, जिसके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। और इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा वो 1986 ईस्वी रहा है, यानी कि जो इतिहास ग्रंथ है 1986 ईस्वी में वो प्रकाशित हुआ था। साहित्य इतिहास लेखन के लिए इनको व्यास सम्मान सहित अनेक पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए हैं। यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता व आकर्षण में अद्वितीय है, यानी कि हिंदी साहित्य और संवेदना का जो इतिहास है उसके लिए इनको काफी सम्मान प्राप्त हुए हैं। और व्यास जो सम्मान है उसके साथ साथ अनेक पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। ये जो साहित्य है इतिहास ग्रंथ है वो अपनी लोकप्रियता के लिए और आकर्षण में क्या है अद्वितीय है, मतलब उनके समान और कोई सा ग्रंथ नहीं है। हमारे अगले जो आचार्य आते हैं वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी आते हैं। इन्होंने भी इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके काल विभाजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी जो रचना थी वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास थी, जो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काल विभाजन और नामकरण की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। अब देखते हैं कि इन्होंने जो है क्या क्या नाम अपने कालखंड को दिए हैं। प्रथम जो इनका कालखंड था उसका नाम इन्होंने अपभ्रंश काल रखा। दूसरे कालखंड का नाम भक्ति काल रखा, जिसका समय इन्होंने 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक का समय जो उसका निर्धारित करा है। तीसरा कालखंड जो है रीतिकाल नाम दिया, उसका समय 1650 से लेकर के 1857 तक उसका जो समय वो निर्धारित कर दिया। चौथा जो कालखंड रहा वो आधुनिक काल नाम रहा, जिसमें इन्होंने 1857 से अब तक का उसका जो समय है वो निर्धारित किया है। ज्यादातर अगर हम देखें तो काफी सारे जो हमारे आचार्य रहे हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में ही उसको विभाजित किया है। आज के लिए इतना ही। और आगे जो आदिकाल है हमारे भक्ति काल आएगा, आधुनिक काल आएगा, उन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, और साथ ही साथ ऑल ऑप्शन को भी प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद।